सोचिए, एक इतना विशाल साम्राज्य, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ, अपनी शान शौकत, अपनी ताकत के लिए मशहूर, और फिर कैसे सिर्फ कुछ ही दशकों में बिखर गया। ये कहानी है उस ताकतवर मुगल साम्राज्य के पतन की। इसे समझना मुझे लगता है आज भी बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस पतन ने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि इसने आप देखिए क्षेत्रीय ताकतों को उभरने का मौका दिया और आखिरकार इसी ने ब्रिटिश राज के लिए रास्ता भी तैयार किया। ये सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का बदलना था एक तरह से। तो आज हम इसी पतन की कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इतिहास की कई किताबें हैं, लेख हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल विषय को एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश करें, ताकि इसे वो भी आसानी से समझ सकें जो शायद इस विषय में ज्यादा गहरे नहीं उतरे हैं। बिल्कुल, और कहानी की शुरुआत के लिए सबसे सही वक्त है साल 1707, जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर था। मतलब कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में काबुल से पूरब में चटगांव तक फैला हुआ। लेकिन यहीं से ढलान भी शुरू हो गई। यही बात तो चौंकाती है। साम्राज्य अपने शिखर पे और वहीं से पतन की शुरुआत। मतलब अगले 50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिखरने लगा। तो चलिए औरंगजेब के दौर से ही शुरू करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना, वो भी उस जमाने में, आसान तो नहीं रहा होगा। आसान कतई नहीं। सोचिए, इतने बड़े इलाके को सिर्फ दिल्ली या आगरा से नियंत्रित करना। संचार के साधन क्या थे? घोड़े, हरकारे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब ने इसे संभाला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके बाद आने वाले शासकों के लिए ये लगभग नामुमकिन साबित हुआ। वो विशाल आकार ही आप कह सकते हैं कमजोरी बनने लगा था। और उनकी नीतियां, अक्सर ये बात उठती है कि उनकी कुछ पॉलिसियों ने भी साम्राज्य को कमजोर किया। हाँ बिल्कुल, कुछ नीतियां काफी विवादास्पद रहीं और उनके दूरगामी यानी लंबे समय तक असर डालने वाले परिणाम हुए। जैसे उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया। अच्छा, ये वही टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। हाँ वही। अब इसे फिर से लगाने से, और कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए। भले ही इन आदेशों पर कितना अमल हुआ, इस पर इतिहासकार बहस करते हैं, लेकिन इसने निश्चित रूप से सिख, जाट, बुंदेला और खासकर मराठा जैसे समूहों में भारी असंतोष पैदा किया। विद्रोह शुरू हो गए। और राजपूतों के साथ भी रिश्ते बिगड़े। वो तो कभी मुगल सत्ता के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। हाँ, ये एक और अहम बदलाव था। देखिए, अकबर के समय से राजपूत मुगल साम्राज्य के मजबूत सहयोगी थे, लेकिन औरंगजेब की नीतियां, खासकर मारवाड़ यानी जोधपुर के मामले में जो हुआ, उससे रिश्तों में काफी खटास आ गई। मारवाड़ का वो लंबा संघर्ष, दुर्गादास राठौड़ वाला। हाँ वही, दुर्गादास राठौड़ का लंबा संघर्ष इसका बड़ा उदाहरण है। तो जो मजबूत सहयोगी थे, वो अब या तो दुश्मन बन गए या फिर तटस्थ हो गए। साम्राज्य का एक बहुत बड़ा सहारा कमजोर पड़ गया। और वो दक्कन का युद्ध, जिसका जिक्र बार बार आता है, उसने तो खजाने पे बहुत बोझ डाला होगा। दक्कन युद्ध, ये तो साम्राज्य के लिए एक नासूर बन गया। औरंगजेब ने लगभग 25 साल लड़ाई से, मकसद था दक्षिण के शिया राज्यों बीजापुर और गोलकोंडा को खत्म करना और उभरती मराठा शक्ति को कुचलना। और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं ना? हाँ, कामयाब तो हुए। बीजापुर, गोलकोंडा खत्म हो गए, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। शाही खजाना खाली हो गया, बेहतरीन सेनापति, हजारों सैनिक मारे गए, प्रशासन पर से ध्यान हट गया, और अनजाने में उन्होंने मराठों को और ज्यादा फैलने का मौका दे दिया, क्योंकि अब दक्कन में उन्हें रोकने वाली कोई और बड़ी शक्ति बची ही नहीं थी। तो बनाया, पर उनकी कुछ नीतियों और इन लंबे युद्धों ने अनजाने में उन ताकतों को भी मजबूत कर दिया जिन्होंने बाद में से तोड़ा। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। ये बिल्कुल सही अवलोकन है आपका। शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया में ही कहीं ना कहीं पतन के बीज बो दिए गए थे, और औरंगजेब के बाद ये बीज तेजी से पनपने लगे, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल साबित नहीं हुए। हाँ, ये उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ, ये भी तो एक बड़ी समस्या थी। मुगलों में कोई तय नियम नहीं था क्या कि बादशाह के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? मतलब सबसे बड़ा बेटा या कोई और? यही तो ये मुगल व्यवस्था की एक, कह लीजिए, जन्मजात कमजोरी थी। सिद्धांत था तख्त या ताबूत, या तो सिंहासन मिलेगा या मौत। तो हर बादशाह की मौत के बाद उसके बेटों में खूनी जंग छिड़ जाती थी। औरंगजेब के बेटों के बीच भी हुई थी? उनके बेटों बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह, काम बख्श के बीच भयानक लड़ाई हुई, और बाद में भी यह सिलसिला जारी रहा। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इन लड़ाइयों में न सिर्फ शाही खून बहता था, बल्कि सोचिए,
बेशुमार दौलत बर्बाद होती थी और साम्राज्य की ताकत अंदर से खोखली होती जाती थी। और जो बादशाह इन लड़ाइयों के बाद गद्दी पर बैठे वो भी शायद उतने मजबूत नहीं थे। बहादुर शाह प्रथम के बाद के शासक तो काफी कमजोर माने जाते हैं। हाँ, देखिए, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ने कुछ हद तक स्थिति संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका शासनकाल तो काफी लंबा रहा, 1719 से 1748 तक, फिर आलमगीर द्वितीय, ये ज्यादातर शासक अयोग्य साबित हुए। विलासी थे, प्रशासन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नतीजा, वो दरबार के शक्तिशाली अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। ये अमीर यानी नोबल्स, इनका क्या रोल रहा? लगता है बादशाहों की कमजोरी का इन्होंने पूरा फायदा उठाया। निश्चित रूप से, जब केंद्र कमजोर हुआ तो दो तरह के लोग ताकतवर हुए। एक तो प्रांतों के सूबेदार और दूसरे दरबार के अमीर, और दरबार वो गुटों में बंट गया। गुट? कैसे गुट? ये गुट अक्सर जातीय या क्षेत्रीय पहचान पर आधारित होते थे। जैसे ईरान से आए अमीर, उनका ईरानी गुट, मध्य एशिया यानी तुरान से आए अमीर, उनका तुरानी गुट, भारत में ही बसे मुसलमान थे, उनका हिंदुस्तानी गुट, और फिर अफगान गुट भी था। ओह, तो ये सिर्फ राजनीतिक गुटबाजी नहीं थी, इसमें तो मतलब नस्लीय और क्षेत्रीय पहचान भी शामिल थी। इससे तो दरारें और गहरी हो गई होंगी। बिल्कुल। और ये अमीर अपने अपने गुट के स्वार्थों के लिए लड़ते थे। साम्राज्य का हित पीछे छूट गया। बादशाह बनाना और हटाना एक खेल बन गया। जुल्फिकार खान और खासकर सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये तो किंग मेकर मतलब बादशाह बनाने वाले के तौर पर मशहूर हो गए। किंग मेकर? हाँ, उन्होंने 1713 से 1720 के बीच, सोचिए, कई बादशाहों को तख्त पर बिठाया और उतारा। लेकिन इस आपसी खींचतान से, इस उठापटक से साम्राज्य का तो बहुत नुकसान हुआ होगा। जाहिर है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन अमीरों की आपसी दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि वो साम्राज्य के भले के बारे में सोचने की बजाय बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। हालत ये थी कि जब नादिर शाह जैसा बाहरी खतरा आया, तब भी ये लोग एकजुट नहीं हो पाए। और एक और बात, इनमें पहले के ज़माने के जो काबिल अमीर थे, जैसे बैरम खान या आसफ खान, वैसी काबिलियत और वफादारी भी अब नहीं रही थी। ज़्यादातर अमीर ऐशो आराम और दौलत बटोरने में लगे थे। एक तरह का नैतिक पतन भी कह सकते हैं। ये भी पतन का एक बड़ा कारण बना। तो मतलब बादशाह कमजोर, अमीर गुटबाजी में व्यस्त, लेकिन साम्राज्य की जो नींव थी, उसकी सेना, क्या वो अब भी वैसी ही ताकतवर थी जैसी अकबर या शाहजहां के वक्त थी? नहीं, सेना में भी कई समस्याएं आ गई थीं। एक बड़ी दिक्कत थी उसकी बनावट। वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था, इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, मनसबदारी एक तरह का रैंक सिस्टम था। अधिकारियों को, जिन्हें मनसबदार कहते थे, एक रैंक दिया जाता था, जात और सवार। इसके हिसाब से उन्हें वेतन मिलता था और सैनिक रखने होते थे। वेतन अक्सर जागीर यानी जमीन के लगान के रूप में मिलता था। तो इसमें दिक्कत क्या थी फिर? ये तो ठीक लग रहा है। दिक्कत ये थी कि सैनिकों की वफादारी सीधे बादशाह के प्रति कम, अपने मनसबदार यानी अपने कमांडर के प्रति ज्यादा होती थी। अब जब मनसबदार ही आपस में लड़ने लगे या बादशाह के खिलाफ साजिश करने लगे, तो सेना की वफादारी बट गई। वो एकजुट होकर नहीं लड़ पाती थी। अच्छा। दूसरे, सेना में अनुशासन की भारी कमियां आ गई थी। अनुशासनहीनता बहुत बढ़ गई थी। सैनिकों का लड़ाई के मैदान से भाग जाना या दुश्मन से मिल जाना, ये सब आम बातें हो गई थीं। और पैसों की तंगी का भी असर पड़ा होगा, अपने का खजाना खाली हो रहा था। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, खजाना खाली हो रहा था। लंबे युद्ध, औरंगजेब के, शाहजहां के निर्माण कार्य, इन सब से तो कई बार सैनिकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। अब भूखे पेट कोई कैसे लड़ेगा? इससे उनका मनोबल गिरता था, अनुशासनहीनता और बढ़ती थी। और साथ ही एक और अहम बात, मुगल सेना तकनीकी रूप से भी पिछड़ने लगी थी। तकनीकी रूप से मतलब उन्होंने तोपखाने और बंदूकों के मामले में शुरू में तो बढ़त हासिल की थी, बाबर के समय से ही। लेकिन बाद में, खासकर 18वीं शताब्दी में, यूरोपीय सेनाओं के मुकाबले वो नई युद्ध तकनीकें, नए हथियार अपनाने में पीछे रह गए। तो ये सब तब हो रहा था जब अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही थी। खजाना खाली होने की बात तो हुई, लेकिन व्यापार और खेती का क्या हाल था? अर्थव्यवस्था की हालत भी बहुत खराब थी। एक तो वो लंबे युद्ध और शाही निर्माणों ने खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से जो यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, उनका समुद्री व्यापार पर नियंत्रण बढ़ रहा था। इससे भारत का जो पारंपरिक व्यापार था, वो प्रभावित हो रहा था।
और जमीन पर क्या हाल था? मतलब खेती बाड़ी, वो तो मुगल राजस्व का मुख्य स्रोत थी। हाँ, कृषि तो रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन वो भी संकट में थी। एक तो लगान की दरें काफी ऊंची थी, खासकर जब्त प्रणाली में, जिसमें नकद लगान देना होता था। दूसरे, लगातार युद्धों से, असुरक्षा के माहौल से फसलें बर्बाद होती थी। किसान परेशान होकर अक्सर अपनी जमीनें छोड़कर भाग जाते थे। ओह, इससे लगान वसूली गिर गई और साम्राज्य की आमदनी कम हो गई। यहीं पर वो जागीरदारी संकट की बात आती है ना, हाँ। जिस पर सतीश चंद्र और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने बहुत जोर दिया है। ये क्या था, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर संकट था। इसे समझना जरूरी है। हुआ ये कि मनसबदारों यानी अधिकारियों की संख्या तो बढ़ती गई, बादशाहों ने खुश करने के लिए या जरूरत के हिसाब से नए नए मनसबदार बनाए, लेकिन उन्हें जागीर के तौर पर देने के लिए अच्छी उपजाऊ जमीनें कम पड़ गईं। अच्छा। नतीजा, अच्छी जागीरों को पाने के लिए अमीरों में जबरदस्त होड़ मारा मारी शुरू हो गई। इसे ही जागीरदारी संकट या बेजागीरी यानी जागीर का न होना, इसकी स्थिति कहा गया। और इसका असर क्या हुआ फिर? असर बहुत बुरा हुआ। जिन अमीरों को जागीरें मिलती थीं, उन्हें पता नहीं होता था कि ये जागीर उनके पास कब तक रहेगी, तो वो कोशिश करते थे कि कम से कम समय में उससे से ज्यादा पैसा निचोड़ लें। ओहो, तो किसानों का शोषण और बढ़िया। हाँ बिल्कुल, किसानों का शोषण बढ़ा, खेती चौपट हुई और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने लगी। प्रशासन पंगु होने लगा। इसी संकट को सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार पतन का एक मुख्य आर्थिक कारण मानते हैं। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सोचिए, आलमगीर द्वितीय के समय 1754 से 1759 बादशाह के पास ईदगाह जाने के लिए सवारी तक नहीं थी, उन्हें पैदल जाना पड़ा था। अविश्वसनीय, पैदल जाना पड़ा। तो एक तरफ साम्राज्य अंदर से इस तरह खोखला हो रहा था और दूसरी तरफ बाहर नई ताकतें सिर उठा रही थीं। मराठों का जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, मराठा शक्ति का उदय, ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में शायद सबसे बड़ी कीलों में से एक था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो 17वीं सदी में ही एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव डाल दी थी और औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी थी। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भी संघर्ष जारी रखा। और फिर 18वीं सदी में पेशवाओं के दौर में तो उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। बिल्कुल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब शिवाजी के पोते शाहू जी को मुगल कैद से रिहा किया गया, तो उनके पेशवाओं मतलब प्रधानमंत्री, खासकर बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव प्रथम, इनके नेतृत्व में मराठा शक्ति का जबरदस्त विस्तार हुआ। बाजीराव प्रथम 1720 के 1740 तो एक महान योद्धा थे। वो बिजली की रफ्तार से हमले करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं हारी। वो दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने मुगल इलाकों से टैक्स भी वसूला। वो चौथ और सरदेशमुखी, ये क्या थे? हाँ, चौथ यानी राजस्व का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी यानी राजस्व का 10वां हिस्सा। ये 2 टैक्स थे जो मराठे उन इलाकों से वसूलते थे जो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन जहां वो अपनी ताकत दिखाते थे, अपना दावा जताते थे। ये मुगल सत्ता के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि बड़ी बेइज्जती भी थी। मराठे धीरे धीरे मध्य और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर हावी हो गए। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें तो उनकी बड़ी हार हुई थी। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के लिए एक भयानक, बहुत बड़ी हार थी। इसमें उनकी एक पूरी पीढ़ी के बेहतरीन योद्धा मारे गए। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि मराठे खत्म नहीं हुए। उन्होंने सदमे से उभरकर फिर वापसी की। महादजी शिंदे जैसे नेता हुए बाद में, जिन्होंने दिल्ली पर फिर कब्जा किया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को एक तरह से अपने संरक्षण में ले लिया। वो नाम के बादशाह रह गए थे। मराठों के अलावा सिख और राजपूत भी तो चुनौती दे रहे थे। हाँ बिल्कुल। सिखों का संघर्ष गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद और तेज हो गया था। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में बदला। उनके बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। कुछ समय के लिए पंजाब में पहला सिख राज भी कायम किया। हालांकि उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन सिख संघर्ष रुका नहीं। बाद में उन्होंने पंजाब में अपनी मिसलें मतलब छोटे छोटे राज्य स्थापित की और दिल्ली पर भी हमले किए। राजपूतों ने भी, खासकर मारवाड़ और मेवाड़ ने, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष जारी रखा। और कई मुगल सूबेदार, गवर्नर, वो भी तो आजाद हो गए थे। ये भी पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे जैसे केंद्र कमजोर हुआ, जो प्रांतों के ताकतवर सूबेदार थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। हालांकि नाम के लिए वो अब भी मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे, पर असल में वो आजाद थे। जैसे कि कौन से राज्य बने? जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसिफ जहां ने अपना वंश शुरू किया, अवध में सआदत खान और फिर सफदरजंग,
बंगाल में मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खां, इन सब ने अपने अपने राज्यों की नींव रखी जो व्यावहारिक रूप से आज़ाद थे। इनके अलावा जाटों ने भरतपुर में, बुंदेलों ने बुंदेलखंड में अपने राज्य बना लिए। तो मुगल बादशाह का जो असल नियंत्रण था वो अब सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के बहुत छोटे से इलाके पर सिमट कर रह गया था। इस बिखरती हुई हालत पर बाहरी हमलों ने तो और कहर ढाया होगा। नादिर शाह का हमला वो तो बहुत भयानक माना जाता है। वो एक प्रलय जैसा था, सही कह रही हैं आप। 1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह। उसने भारत पर हमला किया। उसकी सेना मुगल सेना से कहीं ज्यादा अनुशासित, ज्यादा ताकतवर थी। करनाल की लड़ाई हुई दिल्ली के पास। वहां उसने मुगल सेना को कुछ ही घंटों में रौंद डाला। फिर वो दिल्ली आया और यहां उसने भयंकर कत्लेआम और लूटपाट मचाई। कहा जाता है शहर हफ्तों तक जलता रहा। और वो अपने साथ मशहूर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया था। हाँ, नादिर शाह अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया। उसमें तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल थे। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की इज्जत और ताकत को वो धक्का पहुंचाया जिससे वो फिर कभी उभर नहीं सका। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुगल सत्ता अब कितनी खोखली हो चुकी है। नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली, उसके हमले भी हुए। हाँ, नादिर शाह का एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में अफगानिस्तान का शासक बना। उसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। उसने 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार हमले किए। उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया, दिल्ली को कई बार लूटा और 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो उसी ने मराठों के खिलाफ जीती थी। इन लगातार हमलों ने उत्तर भारत को पूरी तरह तबाह कर दिया और मुगल सत्ता जो बची कुची थी उसे और भी कमजोर कर दिया। और इन सब के बीच एक और ताकत थी जो चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी, अंग्रेज। बिल्कुल। यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, ये सब आई तो थीं व्यापार करने, लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरी, यहाँ के शासकों की आपसी लड़ाइयों को देखकर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गईं और इनमें सबसे कामयाब रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कैसे अपनी पकड़ मजबूत की? वो तो सिर्फ व्यापारी थे ना शुरू में। उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया। एक तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय शासकों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। एक का साथ देकर दूसरे को हराया। दूसरे, उनकी सेना छोटी जरूर थी लेकिन बेहतर संगठित थी, ज्यादा प्रशिक्षित और अनुशासित थी। उनके पास बेहतर तोपखाना था और उन्होंने भारतीय सैनिकों को भी अपनी सेना में भर्ती किया, जिन्हें सिपाही कहते थे, और उन्हें यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दी। शुरुआती टकराव कौन से थे? और वो प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ, वो क्यों इतनी अहम मानी जाती हैं इतिहास में? शुरुआत में छोटे मोटे टकराव हुए, जैसे 1686-90 में एक आंग्ल मुगल युद्ध हुआ था। फिर दक्षिण में कर्नाटक युद्ध हुए, जहां अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय नवाबों के जरिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। उसमें अंग्रेज कामयाब रहे, लेकिन जो निर्णायक मोड़ आए वो थे 1757 में प्लासी की लड़ाई से। प्लासी, हाँ। यहां रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। हालांकि इसमें युद्ध कौशल से ज्यादा मीर जाफर का विश्वासघात शामिल था, जो नवाब का सेनापति था। लेकिन इस जीत से बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, वो कंपनी के प्रभाव में आ गया। और बक्सर की लड़ाई? बक्सर की लड़ाई 1764 सैन्य दृष्टि से ज्यादा अहम थी। यहां कंपनी की सेना ने किसी धोखे से नहीं बल्कि सीधी लड़ाई में 3 बड़ी ताकतों की मिलीजुली फौज को हराया। मीर कासिम, जो बंगाल के हटाए गए नवाब थे, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय, जो नाम मात्र के मुगल बादशाह थे। ये जीत कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता का पक्का सबूत थी। और इसी के बाद वो इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने कंपनी को दीवानी अधिकार दिए। ये दीवानी क्या चीज थी? इलाहाबाद की संधि 1765 एक ऐतिहासिक मोड़ था। बिल्कुल, इसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अब काफी हद तक शक्तिहीन हो चुके थे और बक्सर में हार भी चुके थे, उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। इसी अधिकार को दीवानी कहते हैं। तो मतलब अब टैक्स कंपनी वसूलेगी? हाँ, अब कंपनी के पास न सिर्फ सैन्य ताकत थी बल्कि भारत के सबसे अमीर प्रांतों से पैसा वसूलने का कानूनी अधिकार भी था। यहीं से भारत में कंपनी राज की असल शुरुआत मानी जाती है। मुगल बादशाह अब दिल्ली में सिर्फ नाम के शासक रह गए थे, जो पहले मराठों के और फिर अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रह गए। और साम्राज्य का औपचारिक अंत वो कैसे हुआ? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। अब मुगल बादशाह पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ गए। साम्राज्य का पर्दा पूरी तरह गिरा 1857 के विद्रोह के बाद। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको विद्रोह का नेता माना गया। उन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून, जो तब बर्मा में था, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया। वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई
और इसी के साथ 300 साल से ज्यादा चले मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। ये वाकई एक बहुत लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है। इतने सारे कारण सब मिलकर सामने आते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें, इतिहासकार इस पतन को कैसे देखते हैं? क्या वो किसी एक कारण को सबसे अहम मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि पतन का कोई एक सिंगल कारण नहीं था। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। इसके पीछे कई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक कारण सब एक साथ काम कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारणों पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे कुछ पुराने इतिहासकार हैं, जदुनाथ सरकार का नाम प्रमुख है। वो औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीतियों को और उसके बाद के अयोग्य उत्तराधिकारियों को पतन का मुख्य कारण मानते हैं। उनका तर्क है कि औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य की जो एकता थी उसे तोड़ दिया। और आर्थिक कारण वाले इतिहासकार? हाँ, फिर मार्क्सवादी या आर्थिक इतिहासकार हैं, जैसे सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली। ये लोग आर्थिक कारणों पर, खासकर वो जो हमने बात की जागीरदारी संकट और कृषि संकट, उस पर ज्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था के चरमराने से ही साम्राज्य का पूरा ढांचा ढह गया। और कुछ इतिहासकार क्षेत्रीय ताकतों के उदय को कैसे देखते हैं? क्या वो इसे सिर्फ पतन मानते हैं? कुछ इतिहासकार जैसे मुजफ्फर आलम इस पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ पतन नहीं था, बल्कि एक तरह का परिवर्तन था। हाँ, केंद्र कमजोर हुआ, दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर नई, ज्यादा गतिशील शक्तियां और राज्य उभर रहे थे, जैसे मराठा, सिख, अवध, हैदराबाद। ये एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण था, सत्ता का केंद्र बदल रहा था। J.F. रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने औरंगजेब की एक और नीति, जागीरों को कम करके सीधे शाही नियंत्रण वाली खालिसा भूमि बढ़ाने की नीति, उसको भी जागीरों की कमी का एक कारण माना है। तो आप देख सकते हैं, कई अलग अलग व्याख्याएं हैं और शायद सब में कुछ ना कुछ सच्चाई है। हाँ, ये अलग अलग नजरिए इस पूरी तस्वीर को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को अब समेटते हैं। हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक घटना या एक कारण का नतीजा नहीं था। ये एक लंबी, धीमी प्रक्रिया थी। इसमें औरंगजेब की नीतियां और उस विशाल साम्राज्य को संभालने की चुनौतियां थीं। हाँ, फिर कमजोर उत्तराधिकारी और उनके बीच वो खूनी संघर्ष थे, दरबार में अमीरों की वो गुटबाजी और उनका नैतिक पतन था। सेना की कमजोरियां, अनुशासनहीनता, खाली होता खजाना और वो जागीरदारी संकट जैसा आर्थिक दिवालियापन। बिल्कुल। और साथ ही मराठा, सिख, राजपूत जैसी क्षेत्रीय ताकतों का उभार, जिन्होंने साम्राज्य को अंदर से चुनौती दी। और ऊपर से नादिर शाह और अब्दाली के वो विनाशकारी विदेशी हमले। हाँ, जिन्होंने कमर तोड़ दी। और आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सोची समझी चालें और उनकी बढ़ती ताकत। ये सब कारक एक साथ मिले और इस महान साम्राज्य का अंत हुआ। और इस पतन का असर वो तो बहुत दूर तक गया। इसने भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। हाँ, क्षेत्रीय ताकतों को फलने फूलने का मौका जरूर मिला, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयों ने, उनकी फूट ने आखिरकार अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर कब्जा करना आसान बना दिया। लेकिन क्या साम्राज्य की विरासत पूरी तरह मिट गई? क्या मुगलों ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक सत्ता भले ही खत्म हो गई, लेकिन मुगलों ने कला, वास्तुकला पर जो छाप छोड़ी, ताजमहल, लाल किला, ये तो जगजाहिर है। इसके अलावा प्रशासन, उनकी कई प्रशासनिक प्रणालियां अंग्रेजों ने भी अपनाई। भाषा, उर्दू का विकास इसी दौर में हुआ। साहित्य, संगीत, खान-पान, इन सब पर उनकी गहरी छाप है। वो सांस्कृतिक विरासत आज भी हमारे जीवन का, हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। क्या इतना बड़ा और कभी इतना ताकतवर रहा साम्राज्य सिर्फ अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से ही ढह गया, या फिर नादिर शाह, अब्दाली जैसे बाहरी हमलों और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक नई आधुनिक ताकत की भूमिका कहीं ज्यादा निर्णायक थी? कहाँ तक अंदरूनी सड़न जिम्मेदार थी और कहाँ तक बाहरी चोट? इस पर सोचने और जानने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।